हेलो एवरीवन, आई एम प्रतिभा सिंह एंड आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैनल जहाँ पर हम लॉ को इन डिटेल में और इन सिंपल वे में डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे जो कि आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए या जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। जैसा आप सभी जानते हैं कि पीनल लॉज जो हमारे इंडिया में हैं या वर्ल्ड में कहीं भी होते हैं वो पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। प्रोसीजरल लॉज एज नेम सजेस्ट वो प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं बट कॉन्ट्रैक्ट लॉ इटसेल्फ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ एग्जैक्टली करता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेज डाउन द लीगल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ प्रोमिसेस, देयर एग्जीक्यूशन एंड देयर एनफोर्समेंट बाय लॉ। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ ले डाउन करते हैं प्रिंसिपल्स जिससे कि प्रोमिसेस बनाए जा सके, उनका एग्जीक्यूशन किया जा सके और उनका इन्फोर्समेंट बाय लॉ ज़रूरत पड़ने पर करवाया जा सके। अब इस चीज़ को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत लेवल पे डेफिनेशंस दी। सिमिलरली सर विलियम एंसन ने भी दी। तो यहाँ पर हमने सर विलियम एंसन की डेफिनेशन को पिकअप किया है। चलिए डील करते हैं सर विलियम एंसन की डेफिनेशन से। तो सर विलियम एंसन ने कहा द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटेंडेड टू इंश्योर what a man has led to expect shall come to pass and that what has been performed to him promised to him shall be performed। जिसका मतलब सिंपली ये है कि जो उम्मीद किसी व्यक्ति को दी गई है वो पूरी हो और जो प्रॉमिस किया गया है वो परफॉर्म हो। इन अदर सेंस आप कह सकते हैं कि किसी ने आपसे कहा कि मैं काम कर दूंगा तो लॉ इंश्योर करता है कि वो काम हो जाना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड डेफिनेशन में देखते हैं, उन्होंने कहा द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट does not lay down a number of rights and duties which the law will impose. It consists of rather a number of limiting principles subject to which the parties may create rights and duties for themselves which the law will uphold। जिसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ पहले से फिक्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ नहीं बताता है कि पार्टीज़ के बीच में क्या होनी चाहिए, बल्कि वो ये बताता है कि क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पर पार्टीज़ अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ खुद बना सकती हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पार्टीज़ अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ खुद डिसाइड करती हैं। कोर्ट बस देखती है कि ये वैलिड है या नहीं और इनका इन्फोर्समेंट जब ज़रूरी है तो करवाया जा सकता है या नहीं। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को नहीं बताता है, वो सिर्फ प्रिंसिपल्स को ले डाउन करता है। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन सेंस मेक लॉज फॉर देमसेल्फ। जैसा हमने बताया कि पार्टीज अब देखा जाए एक तरीके से तो अपने लिए ही लॉज को बनाती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो कि बहुत पर्टिनेंट हैं। तो जिसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हमारे सामने आते हैं। जिसमें कंज्यूमेट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी म्यूचुअलिटी एज वेल एज मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ पार्टीज। मतलब कि पहला प्रिंसिपल है हमारा म्यूचुअलिटी का और दूसरा हम बात करते हैं मीटिंग ऑफ द माइंड्स की। जब बात होती है तो यहाँ पर हम इसे कंसेंसस एट ईडन कहते हैं। तो दो प्रिंसिपल्स हमने देखे, पहला म्यूचुअलिटी एंड कंसेंसस एट ईडन सेकेंड। अब म्यूचुअलिटी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअलिटी का एग्जैक्टली मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ राइट बिटवीन पार्टीज। मतलब कि जो पार्टीज हैं उनके बीच में इक्वालिटी ऑफ राइट्स। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी को भर भर के राइट्स हैं और दूसरी पार्टी के पास राइट्स ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि दोनों पार्टीज के बीच में राइट्स इक्वली अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में देखा हमने कि वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज माइनर, देयर इज नो म्यूचुअलिटी। अब माइनर है तो माइनर के पास तो राइट्स है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि माइनर का एंटर किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब कि वो शुरुआत से ही ज़ीरो होता है। तो वहाँ पर ना माइनर अपने लिए राइट्स एक्सरसाइज कर पा रहा है और ना जिस अदर पर्सन के साथ जो कि मेजर है या कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अपने राइट्स माइनर के अगेंस्ट एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअलिटी का होना ज़रूरी है। और ये सिर्फ माइनर तो एक एग्जाम्पल है, अदर रेफरेंस में भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जिसमें कंसेंसस एट ईडन की बात की गई है, जिसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स की बात कही गई है। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब होता है कि अग्रिंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जो यहाँ पर हम देख सकते हैं अग्रिंग टू सेम थिंग इन द सेम सेंस, जिसका मतलब है कि हम
किसी बारे में अगर वन पार्टी बात कर रही है तो सेकंड पार्टी भी उसी पर्टिकुलर सेम बारे में बात कर रही हो और उसको सेम तरीके से समझ रही हो जैसा फर्स्ट पार्टी जो ऑफरर है या प्रपोजर है उसको समझा रहा है। एग्जैक्टली। कंसेंसस एडियरम की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि ये ऑयल का एक कैन है जिस पे पार्टी ए ने कहा कि पार्टी ए कह रही है कि ये ऑयल का कैन है, तो सिमिलरली पार्टी बी को भी इसी पर्टिकुलर कैन के बारे में समझ करके एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना है। तो हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला है म्यूचुअलिटी और दूसरा है कंसेंसस एट ईडम। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो हमारा इज मेनली बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ कंसिस्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंस। अब इंग्लिश कॉमन लॉ का मतलब है कि ऑफकोर्स हमने वी वर अंडर ब्रिटिश, तो इंग्लिश कॉमन लॉ वहाँ से आया हुआ है। और जुडिशियल प्रेसिडेंस क्योंकि वहाँ पर कोडेड नहीं है तो प्रेसिडेंस के बेसिस पर मोस्टली काम होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंस का मतलब जो जजेस ने पहले कह दिया है उसी के बेसिस पे अब अभी भी डिसीजंस को दिया जाएगा और उसी को हम लॉ कंसीडर करके आगे काम करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव एज इट डज नॉट डील विद ऑल ब्रांचेस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका ये मतलब है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो सिर्फ पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट से बात कर रहा है, ना कि अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ की बात कर रहा है। और अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो वो सेपरेट एक्ट के थ्रू बनाई गई हैं। अब यहाँ पर पहले क्या था कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टनरशिप सेल्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स और दो चीज़ों की बात की गई थी, लेकिन लेटर ऑन उसे रिमूव कर दिया गया और सेपरेट पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक्सेट्रा बना दिया गया। जैसा कि देयर आर सेपरेट एक्ट्स विच डील विद कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, इंश्योरेंस। Before 1930, the act also contained provisions related to contract of sales of goods and partnership. This means कि 1930 में हमारा ये रिमूव कर दिया गया था। देखते हैं कि to the extent Indian contract act deals with a particular subject, it is exhaustive upon the same and it is not permissible to import the principles of English law on the statutory provisions. ठीक है, कि जहाँ पर ऐसा एक केस में कहा गया था वहाँ से हमें पुट अप की है। अब इसमें ये कहा गया कि जहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिन सब्जेक्ट्स में डील कर रहा है हम वहाँ अननेसेसरी इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल्स को, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को लेकर के नहीं आएंगे। राइट, आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इन डिटेल बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इफ़ यू like the video. Thank you.